हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम में यूट्यूब चैनल। आज हम भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है गवर्नर जनरल। यहाँ से एग्ज़ाम में लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इससे जो भी सवाल एग्ज़ाम दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सभी सवालों को हम यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ये है भारत के गवर्नर जनरल वायसराय। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे बंगाल के गवर्नरों को। बंगाल के गवर्नर में जो प्रथम गवर्नर का नाम आता है वो आता है रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव से जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है बंगाल के प्रथम गवर्नर हैं ये, और इंग्लैंड में जाकर इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ये दो सवाल जो है इनके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इन दोनों को विशेष रूप से याद रखें। दूसरा, इनमें दीवानी प्राप्त करी थी इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की इलाहाबाद की संधि के तहत। व्यापार समिति का इनके समय में गठन हुआ था 1765 में, और इनके समय में ही सवेत विद्रोह हुआ था। द्वैध शासन जो है वो इनके समय में लागू हुआ था, और जो समाप्त हुआ था वो हुआ था वारेन हेस्टिंग के समय में समाप्त हुआ था। इसे आप ध्यान रखेंगे। इनसे संबंधित दो कथन हैं, दोनों कथनों को भी आप याद रखेंगे। दोनों कथनों को, कथन क्या है में इन्हें जो है बर्क ने क्या कहा था? बर्क ने कहा था बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला। पर्सिवल स्पीयर ने क्या कहा था? भविष्य का अग्रदूत। इनके बारे में दो कथन हैं। जो बर्क का है बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला, पर्सिवल स्पीयर का है भविष्य का अग्रदूत। इस तरीके से इनके बारे में दो कथन थे, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं अगले गवर्नर जनरल पर। अगले गवर्नर जनरल का जो नाम है वो है जेड होलवेल। जेड होलवेल। जेड होलवेल में आपको ध्यान रखना है, इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है अलाइव द वंडर। और उन्होंने अलाइव द वंडर में क्या किया है? ब्लैक होल ट्रेजेडी का वर्णन किया है। ब्लैक होल ट्रेजेडी में आप लोग याद रखेंगे 20 जून की बात है। 20 जून की बात है। 20 जून 1756 में जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला ने क्या किया था? एक 18 फीट लंबाई में 18 फीट और चौड़ाई में 14 फीट 10 इंच उसकी चौड़ाई थी कमरे की, और उसमें जो है इन्होंने 146 अंग्रेज़ों को भर दिया था, और उसमें श्वास घुटने से उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसमें जो 23 जिंदा बचे थे उनकी संख्या 23 थी। इस पूरी घटना का जो वर्णन किया था वो अलाइव द वंडर पुस्तक में किया था। और किसने किया था? जेड होलवेल ने। क्योंकि 146 में जो में 23 जिंदा बचे थे उनमें एक व्यक्ति जेड होलवेल भी थे। ये आप ध्यान रखेंगे। जेड होलवेल का यही सवाल आता है ब्लैक होल ट्रेजेडी का। ये सवाल एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया है। ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना से कौन से नवाब संबंधित थे? वो थे सिराजुद्दौला। वेरेलस्ट, ये जो है द्वैध शासन के समय बंगाल के गवर्नर थे। वेंसीटार्ट जो है बक्सर का युद्ध इनके समय में हुआ था। ये कोई इतने खास इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम दृष्टि से। कर्टियर जो है आधुनिक भारत का इनके समय में प्रथम अकाल पड़ा था। ये 1770 में बंगाल में पड़ा था। वारेन हेस्टिंग जो है ये बंगाल के अंतिम गवर्नर हैं। ये बंगाल के अंतिम गवर्नर हैं, और इनके समय में ही द्वैध शासन का अंत हुआ था। ये आप ध्यान रखेंगे। ये आप तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब किन का नंबर आता है? वारेन हेस्टिंग का नंबर आता है। आप ध्यान रखेंगे। ये यहाँ पर हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित हो गया था, और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ था? इसमें जो बंगाल के गवर्नर थे उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो इसी क्रम में बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वो बने थे वारेन हेस्टिंग बने थे। ये सवाल इम्पोर्टेंट है। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे वारेन हेस्टिंग। और अगर बंगाल के प्रथम गवर्नर के बारे में पूछ रहा है तो आप बताएंगे रॉबर्ट क्लाइव। इनके जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो बंगाल के प्रथम गवर्नर हैं ये, और ये भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है इन्हें। और इनके समय में ये एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अब आप और बाकी जो है इनके समय में भूमि सुधार हुआ था, राजस्व बोर्ड का गठन हुआ था, न्यायिक सुधार हुआ था इनके समय में। न्यायिक सुधार में क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी।
और इस कोर्ट की स्थापना हुई थी, ये 1774 में हो गई थी। लेकिन अगर पूछता है किसके तहत हुई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। ये आप ध्यान रखेंगे। बनारस की संधि और फैजाबाद की जो संधि थी वो इनके समय में ही हुई थी, आप इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इनके समय में और क्या महत्वपूर्ण घटनाएं थी। एक था इनके समय में हुआ था, ये मुर्शिदाबाद के दीवान थे नंद कुमार, इन पर जो है एक झूठा मुकदमा चलाकर इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो ये यहाँ पर जैसा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी और उसमें जो है नंद कुमार को, मुर्शिदाबाद के दीवान को फांसी दे दी गई थी। तो ये नंद कुमार की जो है ये भारत की प्रथम न्यायिक हत्या के रूप में इसे देखा जाता है। तो नंद कुमार की हत्या को कैसे देखा जाता है भारत में, ये प्रथम न्यायिक हत्या थी। तो ये इम्पोर्टेंट था इसमें, न्यायिक हत्या में जो है नंद कुमार की थी। और ये सवाल इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही परीक्षा में पूछा जाता है। इनमें से वारेन हेस्टिंग से जो सवाल परीक्षा में आता है वो महाभियोग का आता है। आपसे पूछेगा वैसे कौन से गवर्नर जनरल है जिन पर महाभियोग लगा था, तो ये भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल है जिन पर महाभियोग लगा था। ये सवाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में कुछ कथन भी है। कथन जो है बर्क के है। बर्क ने इन्हें चूहा और नेवला कहा था, झूठे बैलों का ठेकेदार कहा था और अन्याय का मुखिया कहा था। ये सवाल इसमें इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ये आप जो है ध्यान में रखेंगे, ये सवाल इसमें इम्पोर्टेंट है। अब आगे नंबर आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। अब आगे किसका नंबर आता है, वो आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। लॉर्ड कॉर्नवालिस के सवाल इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। यहाँ पर पारित हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हो चुका था और पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही क्या किया गया था, यहाँ पर जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है इन्हें जो है मुख्य सेनापति बनाकर यहाँ पर भारत में भेजा गया था। मुख्य सेनापति की शक्ति दी गई थी। ये अपनी परिषद जो इनकी कार्यकारी परिषद थी उसका निर्णय रद्द कर सकते थे और इन्हें जो है मुख्य सेनापति बनाकर भेज दिया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के सवाल इम्पोर्टेंट है। इन्होंने दास प्रथा पर रोक लगाई थी और इन्हें जो है ये सवाल इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पुलिस सेवा का और सिविल सेवा का जन्मदाता जिन्हें कहा जाता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। बंगाल में इनके समय में ही स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था और ये जो है एकमात्र गवर्नर जनरल है जिनकी समाधि जो है भारत में है। और इनकी समाधि का सवाल पूछा जाता है कहाँ पर है, तो ये गाजीपुर में है। ये सवाल इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे विशेष तौर पर तैयार रखेंगे। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्रम में जो है आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो नंबर आता है वो आता है सर जॉन शोर का। सर जॉन शोर का, सर जॉन शोरमैन का आता है। शोरमैन का इतना खास सवाल एग्जाम में बनता नहीं है, तो इन्होंने जो है हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था मैसूर के प्रति, इसे आप ध्यान रखेंगे। अब जो सवाल बनता है वो बनता है लॉर्ड वेलेस्ली का। अब जो सवाल बनता है वो बनता है लॉर्ड वेलेस्ली का। ये सवाल इसका इम्पोर्टेंट बनता है, वो था सहायक संधि। आपसे एग्जाम में केवल इतना सवाल पूछेगा कि सहायक संधि जो है किसने लागू की थी। तो ध्यान रखेंगे आप, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में ये लागू हुई थी। और आपसे पूछेगा कौन से राज्य है जिन्होंने इसे स्वीकार किया था, या सर्वप्रथम राज्य का नाम बताओ जिसने स्वीकार किया था, तो हैदराबाद है और ये इनका क्रम है। आप याद रखेंगे, कभी कभी जो है ये क्रम से लगाने को भी आ जाता है। हैदराबाद हो गया, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोंसले, सिंधिया, ये जो है इस तरीके से सहायक संधि को स्वीकार करने वाले ये राज्य थे, ये रियासत सिंध में, ये आप ध्यान रखेंगे। इनके समय में ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। ये नोट बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद कर लेंगे। आपसे पूछता है भारत के प्रथम ICS यानी कि जो है कलेक्टर, भारत के प्रथम कलेक्टर कौन है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई है, सत्येंद्रनाथ टैगोर। 1863 में ये है भारत के प्रथम ICS के रूप में इन्हें देखा जाता है। और निलंबित होने वाले पूछता है अगर, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, ये असम के कलेक्टर थे। और जो ICS की जो आयु सीमा थी वो 23 वर्ष होती थी पहले, और उसे 19 वर्ष कर दी गई थी लॉर्ड लिटन के समय में।
ये तीनों ही सवाल जो है बड़े इम्पोर्टेंट है। आप इन तीनों को विशेष तौर पर याद करेंगे। आप इन तीनों को विशेष तौर पर याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब नंबर आता है सर जॉर्ज बार्लो का। इन्होंने हस्तक्षेप की नीति का कड़ाई से पालन किया था। कोई खास इम्पोर्टेंट सवाल इनके बनते नहीं हैं। लॉर्ड मिंटो, इनके समय में अमृतसर की संधि हुई थी महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के मध्य। अमृतसर की संधि जो है 1809 में हुई थी। ये आप ध्यान रखेंगे। अगर कोई भी संधि है आप उसका सन विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम में सही मिलान के लिए सवाल आ जाता है परीक्षा में। अब इनके बाद में जो गवर्नर का नाम आता है वो आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स का। इनके समय की महत्वपूर्ण घटना क्या है? वो है अंगल नेपाल युद्ध है। ये आप ध्यान रखेंगे। और अंगल नेपाल युद्ध जो है इसी के तहत संगोली की संधि हुई थी 1816 में। जब भी किसी संधि की बात आती है तो आप ध्यान रखेंगे उसका सन, कि वो संधि कब हो रही है। गोरखों ने काठमांडू में ब्रिटिश रेजिमेंट को रखने के लिए स्वीकार कर लिया था यहाँ पर अंगल नेपाल युद्ध में। और मराठा संघ का इनके समय में अंत हो गया था। और आगे जो है इसमें आप पिंडारियों के दमन से जो संबंधित होते हैं वो लॉर्ड हेस्टिंग ही होते हैं। आप ध्यान रखेंगे इसमें। जो ये पिंडारी शब्द है ये मराठी भाषा का शब्द होता है और इसका मतलब होता है लुटेरों का दल। और ये जो लुटेरा का दल है इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही होते हैं। इन्हें मराठों का समर्थन प्राप्त होता है। और मराठा सरदार जो थे मल्हार राव होलकर, इन्होंने इन्हें एक सुनहरा झंडा भी दे रखा था। ये आप ध्यान रखेंगे। पिंडारियों के 4 सरदार थे, जीतू, वासिल मोहम्मद, अमीर खां, करीम खां। और इस करीम खां के जो सहायक थे पृथ्वी सिंह थे। और इन पृथ्वी सिंह का जो पुत्र था वो था वीर। जो ये मूवी बनी थी 2010 में सलमान खान की, वो इन्हीं पिंडारियों पर बनी थी। ये आप ध्यान रखेंगे। इन पिंडारियों के दमन के लिए अंग्रेजी सेना आई थी। उत्तर में कौन गया था? लॉर्ड हेस्टिंग। और दक्षिण में टॉमस हिंसलोप के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। और टॉमस हिंसलोप जो थे उनके सहयोगी थे मैल्कम हिंसलोप। इन्होंने इन्हें जो है शिकारी कुत्ते की संज्ञा दी थी, कि मराठा शिकारियों के साथ शिकारी जो कुत्ते हैं उनकी संज्ञा इन्हें पिंडारियों को इन्होंने दी थी। ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नंबर आता है लॉर्ड एडम्स का। इन्होंने जो है प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था, इनके समय में लगा था। इनसे कोई खास इतना इम्पोर्टेंट सवाल बनता नहीं है। अब आता है लॉर्ड एमहर्स्ट का। एमहर्स्ट के समय में क्या हुआ था ये ध्यान रखना। इनके समय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अंगल बर्मा युद्ध। और इनके समय में हुई थी यांडबू की संधि। यांडबू की संधि जो है वो 1826 में हुई थी। ये आप ध्यान रखेंगे, ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। इनके समय में ही बैरकपुर छावनी में सैनिकों में जो विद्रोह भी हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इनसे को तो अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने बंगाल के गवर्नर पढ़े हैं और उनके बाद जो है बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़े। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक से लगातार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इनका जो सवाल है वो है सती प्रथा का अंत इनके समय में हुआ था। आपको ध्यान रखना है 510 ईस्वी में 510 ईस्वी में जो है एक अभिलेख था जिसका नाम था ऐरण अभिलेख। ऐरण अभिलेख, ये ऐरण अभिलेख जो है एक गुप्त शासक थे जिनका नाम था भानुगुप्त। और भानुगुप्त के जो मित्र थे, उनके जो सेनापति थे, उनका नाम था गोपराज। और गोपराज की पत्नी के सती होने का सर्वप्रथम उल्लेख इस अभिलेख में मिलता है। उनकी पत्नी इसमें सती हो गई थी। बाद में जो है ये इसे ख़त्म करने के लिए बड़े प्रयास हुए। राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने बड़ा प्रयास किया। एक सती प्रथा से ही एक पुर्तगाली गवर्नर थे, उनका नाम था डी अल्बुकर्क का नाम आता है। ये ध्यान रखेंगे, डी अल्बुकर्क का नाम आता है इसमें। डी अल्बुकर्क क्या थे? ये पुर्तगाली गवर्नर थे और इन्होंने जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। और कहाँ लगाया था? गोवा में। ये आप ध्यान रखेंगे। ये जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था इन्होंने। अब देखो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया 1829 में विधान 17 के तहत। इन्होंने जो है ठगी प्रथा का अंत किया, नक्सली प्रथा, बाल हत्या का अंत किया। इन्होंने जो है ठगी प्रथा के लिए किसकी नियुक्ति की थी?
कर्नल सिलीमैन की नियुक्ति की थी। इसीलिए जो है कर्नल सिलीमैन का जो नाम पड़ा था वो ठगी सिलीमैन पड़ा था, ये आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने जो है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया। इन्होंने सती प्रथा, ठगी प्रथा, नक्सली प्रथा, बाल हत्या, इन सब पर ही प्रतिबंध लगाया था, ये आप ध्यान रखेंगे। इनके समय में ही कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। इनमें जो है जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो यही है। अब जो नंबर आता है वो चार्ल्स मेटकॉप का आता है। चार्ल्स मेटकॉप से एक ही सवाल एग्जाम में देखा जाता है, वो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो चार्ल्स मेटकॉप को कहा जाता है। ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। प्रेस एक्ट 1835 इनके समय में ही पारित हुआ था। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नंबर आता है लॉर्ड ऑकलैंड का। इनके समय में क्या हुआ था, प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। और इस युद्ध को इन्नस महोदय ने क्या बताया था, सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण युद्धों में बताया था, इन्नस महोदय ने। इनके समय में ही त्रिपक्षीय संधि हुई थी, किस किस के बीच, शाह सूजा, महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में। और ये लॉर्ड ऑकलैंड ही है जिन्होंने जो है शेर शाह सूरी मार्ग का नाम बदल कर क्या किया था, जीटी रोड किया था, ग्रांड ट्रंक रोड किया था, ये ध्यान रखेंगे। अब इसी क्रम में आगे किसका नंबर आता है, लॉर्ड एलनबरो का। लॉर्ड एलनबरो का सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है वो है दास प्रथा का अंत, ये आप ध्यान रखेंगे। दास प्रथा का अंत इन्होंने किया था। सिंध का विलय इनके समय में हुआ था और इनका सबसे ज़्यादा बार परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल जो है वो दास प्रथा का अंत ही है। तो ये सवाल इसमें इम्पोर्टेंट है। एक दास प्रथा में जो है अगर हम देखें, कौटिल्य ने कितने बताए थे, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है, 9 प्रकार के। जैसा अगर हम इंडिका पुस्तक देखते हैं, अगर हम मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक देखते हैं तो इंडिका पुस्तक में दास प्रथा का बिल्कुल वर्णन नहीं है। उसने दास प्रथा का जिक्र किया ही नहीं था। उसने कहा था कि भारत में दास प्रथा पाई नहीं जाती, ये इंडिका में मेगास्थनीज ने बताया था, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इनके बाद जो नंबर आता है वो किसका आता है, लॉर्ड हॉर्डिंग का आता है। लॉर्ड हॉर्डिंग का आता है। लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में क्या हुआ था, प्रथम अंग्ल सिख संघर्ष हुआ था और इसका समापन कहाँ हुआ था, लाहौर की संधि पर हुआ था 1848 में, आप ध्यान रखेंगे। और इन्होंने ही नरबली का दमन किया था, ये सवाल इसमें इम्पोर्टेंट है। अब आप इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें हड़प नीति आएगी। हड़प नीति जो है वो लॉर्ड डलहौजी के समय में लागू हुई थी और इसमें क्या होता था, इसमें अंग्रेजी सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था। गोद प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया था इन्होंने और अंग्रेजी सरकार के अधीन जो अंग्रेजी सरकार के अधीन होते थे उन्हें गोद लेने से पहले स्वीकृति लेनी पड़ती थी और जो स्वतंत्र देशी राज्य हैं उन्हें गोद लेने की पूर्ण स्वतंत्रता थी इसमें। ये जो है ये हम आगे पढ़ेंगे लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी में हम आगे बढ़ते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी का जो समय है वो 48 से 56 का है। इनसे सवाल पूछा जाता है, ये एग्ज़ाम दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इनसे 1-2 ही सवाल बनता है। इनके समय में द्वितीय अंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। और राज्यों की जो हड़पने की नीति है वो इनके समय में ही लागू की थी इन्होंने। ये व्यापगत का जो सिद्धांत है ये आप ध्यान रखेंगे। और उसके तहत जो हड़प नीति के जो शिकार बने थे, सर्वप्रथम सतारा बना, जैतपुर बना, संभलपुर बना, बघाट बना, उदयपुर, झांसी की रानी वाला झांसी बना, नागपुर बना, ये जो है इसके शिकार बने थे, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो इनके इम्पोर्टेंट सवाल है, जो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है इनसे, वो है शिक्षा संबंधी सुधार के लिए चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच है वो इनके समय में लागू हुआ। शिमला जो है ग्रीष्मकालीन जो राजधानी बनी थी भारत की वो शिमला बनी थी, तो वो लॉर्ड डलहौजी के समय में बनी थी। इनके समय में ही 16 अप्रैल 1853 में क्या है, भारत में रेल चली थी, मुंबई से थाने तक की रेल चली थी, ये 34 किलोमीटर चली थी। इसके अंदर जो है 3 इंजन होते थे। 3 इंजन कौन कौन से होते थे, सिंध साहिब और सुल्तान नाम के 3 इंजन थे इसके अंतर्गत। इसमें जो है 3 इंजन होते थे, सिंध, साहिब और सुल्तान नाम के।
ये ध्यान रखेंगे आप, ये इम्पोर्टेंट है, रेलवे लाइन का लगातार पूछा जाता है। और आगरा के बीच जो है प्रथम, कलकत्ता से आगरा प्रथम टेलीग्राफ लाइन यानी कि विद्युत तार जो है 1853 में ही वो इनके समय में ही पड़े थे। अगला सवाल जो इनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है डाक टिकट का प्रचलन। बस आप इसमें और कोई चीज़ याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप इसमें केवल 3-4 चीज़ ही देखेंगे। एक तो डाक टिकट का प्रचलन हो गया, और एक जो है रेलवे लाइन, और चार्ल्स वुड का डिस्पैच, और भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला बनी थी, और एक जो है व्यापगत का सिद्धांत। ये ही इसमें इम्पोर्टेंट है और आपको इसमें कुछ खास पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, इतने में ही आपका हो जाएगा एग्ज़ाम में। अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने पढ़ा था भारत के गवर्नर जनरलों को, अब हम पढ़ेंगे भारत के वायसराय को। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी, वो थी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति जो है उसने जो है यहाँ से चलेगा ताज का शासन। यहाँ से क्या चलेगा, ताज का शासन। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो समाप्त कर दिया गया था, और यहाँ से महारानी का शासन स्टार्ट हो गया था। यहाँ आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से ताज का शासन चलेगा, और ताज के शासन का जो पहला आदेश था वो था भारत के गवर्नर जनरल अब क्या रूप ले लेगा, भारत का वायसराय बन जाएगा। और आपसे ये सवाल इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है 1857 की क्रांति के समय भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे, आप बताएंगे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय ये भारत के गवर्नर जनरल थे। विधवा पुनर्विवाह का जो अधिनियम था 1856 में जो लागू हुआ था वो इन्हीं के समय में हुआ था। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड 1861 में जो लागू हुआ था वो लॉर्ड कैनिंग के समय में ही लागू हुआ था। ये तीनों ही सवाल इसके बड़े इम्पोर्टेंट है और आप तीनों को ही अच्छे से क्लियर करेंगे। अब इसके बाद जो आगे बढ़ते हैं, अब नंबर आता है लॉर्ड एल्गिन प्रथम का। इन्होंने वहाबी आंदोलन का दमन किया था और इनकी मृत्यु पंजाब में हुई थी। ये इनसे कोई खास इतना इम्पोर्टेंट सवाल बनता नहीं है। सर जॉन लॉरेंस पर क्या है, इन्होंने जो है भूटान को युद्ध में पराजित किया। अकाल आयोग का गठन, भारतीय वन विभाग की स्थापना। भारतीय वन विभाग की स्थापना ये इसमें कुछ थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बाकी एग्ज़ाम दृष्टि से इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं गया कभी। अब जो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब जो नंबर आता है वो आता है लॉर्ड मेयो का। लॉर्ड मेयो का सवाल इम्पोर्टेंट है और इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो है जनगणना का कार्य प्रारंभ। जनगणना का कार्य प्रारंभ हुआ था जो वो इनके समय में हुआ था 1872 में, और इनकी हत्या जो है पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। और ये एकमात्र गवर्नर जनरल है जिनकी हत्या उनके कार्यकाल में ही कर दी गई थी। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है और इसमें जो है कुछ खास सवाल बनते नहीं हैं। ये दो ही सवाल इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। इनके समय में कृषि विभाग की स्थापना हुई थी। पंजाब में कुका विद्रोह हुआ था। मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी। भारत में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की भी स्थापना इन्हीं के समय में हुई थी। लेकिन इनके जो सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले सवाल है वो है जनगणना का कार्य, और एक था पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है लॉर्ड नॉर्थ बुक का। बिहार में अकाल पड़ा था। इनके समय में ही मोमडन एंग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। और इनके समय में ही प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। किंग एडवर्ड 7 जो है भारत आए थे, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो है इसमें कुछ खास, अब जो नंबर आता है वो आता है लॉर्ड लिटन का। लॉर्ड लिटन में जो है जो इम्पोर्टेंट है वो आप ध्यान रखेंगे। इनके समय में क्या हुआ था, इन्हें जो है राज उपाधि अधिनियम 1876 में इनके समय में लागू हुआ था। और यहाँ पर महारानी जो थी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। लॉर्ड लिटन को जो है ये एक प्रसिद्ध कवि थे, उपन्यासकार थे और निबंध लेखक थे। साहित्य जगत में इन्हें ओवन मेरी डिथ के नाम से प्रसिद्ध थे, मेरी डिथ के नाम से प्रसिद्ध थे, ये ध्यान रखेंगे। और इनके समय का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का, ये आप ध्यान रखेंगे। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में जो है इन्होंने भारतीय भाषा में समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया था, ये आप ध्यान रखेंगे। और इनके जो कथन है
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या कहा था, आकाश से होने वाला वज्रपात कहा था इसको, ये आप ध्यान रखेंगे। और अर्स्किन ने क्या कहा था, विपरीतगामी, असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पद बताया था, इसे ध्यान रखेंगे। इनके समय में जो सिविल सेवा परीक्षा की आयु जो है वो 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी गई थी, ये आप ध्यान रखेंगे इसमें। इनके समय में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन भी हुआ था, ये आप सवाल इसमें इम्पोर्टेंट है, बाकी इसमें कोई ख़ास सवाल एग्ज़ाम में बनता नहीं है। तो इसी क्रम में हम अब आगे अब जो नंबर आता है वो आता है लॉर्ड रिपन का। लॉर्ड रिपन का सवाल इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार आने वाला सवाल है, वो है स्थानीय स्वशासन का। आपसे यहाँ डायरेक्ट सवाल पूछता है, स्थानीय स्वशासन जो है वो किन के समय में लागू हुआ था, वो हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में। इसे जो है किस स्थानीय स्वशासन का जो जनक कहा जाता है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और इन्हें जो है भारत के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। दी किसने थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। ये सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर है, ये भारत के जो है सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल है। और इनके समय में ही क्या हुआ था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त हो गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। और इनसे जो है इल्बिट बिल का जो विवाद था वो इन्हीं के समय में हुआ था, और कोई खास इनसे सवाल बनता नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो इनके समय में समाप्त हुआ था, और लागू किन के समय में हुआ था, वो लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। अब जो नंबर आता है वो आता है लॉर्ड डफरिन का। इनसे जो सवाल इम्पोर्टेंट हैं, ये दो ही सवाल इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है उसके स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे, वो लॉर्ड डफरिन थे, ये आप ध्यान रखेंगे। और इनके समय में ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, ए.ओ. हयूम ने की थी, एलन आमटेवियन हयूम ने की थी। और इन्हें जो है हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे, जो अधिवेशन हुआ था इनका, उसके जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे W.C. बनर्जी। और कोई खास लॉर्ड डफरिन से सवाल एग्जाम में बनता नहीं है। इनके बाद जो आता है लॉर्ड लैंसडाउन का नंबर आता है। इनका जो सवाल इम्पोर्टेंट है वो ये दो ही सवाल इम्पोर्टेंट है, वो है डूरंड रेखा का और एक है गणपति उत्सव का। गणपति उत्सव जो है 1893 में इसकी शुरुआत हुई थी, और किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। डूरंड रेखा जो है वो भारत अफगानिस्तान के मध्य है, और इनके समय में उसका निर्धारण हुआ था, यह आप ध्यान रखेंगे। और जो है इससे कोई खास सवाल बनता नहीं है एग्जाम दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में जो नंबर आता है वो आता है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय में जो है जो सवाल इम्पोर्टेंट है वो ये है, रामकृष्ण बेलूर में जो है मठ की स्थापना हुई थी स्वामी विवेकानंद द्वारा। इनके समय में ही मुंडा विद्रोह हुआ था। और शिवाजी उत्सव जो है ये 1895 में, आप ध्यान रखेंगे, गणपति उत्सव 1893 और शिवाजी उत्सव 1895 में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे आप, ये सवाल इसके इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है वो लॉर्ड कर्जन का है। लॉर्ड कर्जन को आप ध्यान रखेंगे। लॉर्ड कर्जन में क्या सवाल पूछा जाता है, इन्हें जो है सर्वाधिक अलोकप्रिय, ध्यान रखेंगे, लोकप्रिय में कौन था, लॉर्ड रिपन थे, और लॉर्ड कर्जन क्या है, अलोकप्रिय में। ये सहकारिता का जन्मदाता इन्हें कहा जाता है। इनके समय में बंगाल विभाजन हुआ था और रेलवे बोर्ड की स्थापना भी हुई थी। ये सवाल जो है आप ध्यान रखेंगे, यही इम्पोर्टेंट है इसमें। इनके समय में CID की स्थापना भी हुई थी, पुलिस आयोग की स्थापना हुई थी इनके समय में। प्राचीन स्मारक संरक्षण जो 1904 में हुआ था वो इनके समय में हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना इनके समय में हुई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बंगाल विभाजन और सहकारिता का जन्मदाता और रेलवे बोर्ड का गठन का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इनके समय में 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, और इनके समय में ही हुआ था सूरत अधिवेशन, यह आप ध्यान रखेंगे। सूरत अधिवेशन जो है उसमें गरम दल और नरम दल जो है दोनों अलग अलग हो गए थे, यह आप ध्यान रखेंगे। और कोई खास इससे सवाल बनता नहीं है। करजन वाइली की हत्या हो गई थी, और वो की किसने थी, मदन लाल ढींगरा ने की थी। किसने की थी,
मदन लाल ढींगरा ने की थी। आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से एक सवाल मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान रखेंगे। एक जो राजा राम मोहन राय थे, उन्हें जो है अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी और अपनी पेंशन के सिलसिले में ही उन्हें कहाँ भेज दिया था, इंग्लैंड में भेजा था। और वहाँ पर मेनिंजाइटिस रोग के कारण, दिमागी बुखार के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और वो मृत्यु जो उनकी हुई थी वो ब्रिस्टल में हुई थी और वहीं पर उनकी समाधि भी है। तो आपसे पूछा जाता है कि इंग्लैंड में ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की बराबर में किसकी समाधि है, तो वो मदन लाल ढींगरा की समाधि है। आप ध्यान रखेंगे हमेशा। गर्जन वाइली की इन्होंने हत्या की थी और इन्हें जो है फांसी हो गई थी, और इनकी जो समाधि है वो राजा राम मोहन राय की बराबर में ही है। ये सवाल इसमें आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जो नंबर आता है वो आता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का। ये आप ध्यान रखेंगे। इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी, वो थी भारत की राजधानी का ट्रांसफ़र। राजधानी कलकत्ता से कहाँ गई थी, दिल्ली गई थी। आप ध्यान रखेंगे, घोषणा हो गई थी 1911 में, लेकिन जो दिल्ली राजधानी बनी थी वो बनी थी 1912 में। ये आप ध्यान रखेंगे। इनके समय में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह की मृत्यु हो गई थी इनके समय में। और इनके समय में ही बनारस में मदन मोहन मालवीय जी ने क्या खोला था, एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। ये सवाल इसमें इम्पोर्टेंट है। और इनके समय में हुई थी भारत की 5वीं जनगणना हुई थी। और कोई ख़ास सवाल इनसे एग्ज़ाम दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है नहीं इनसे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब किन का नंबर आता है। वो आता है चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है, इनके समय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी पूना में। एक बात आप ध्यान रखेंगे, ये जो डीवी कर्वे है, इनका नाम है धोंदो केशव कर्वे। ये संबंधित है विधवा पुनर्विवाह से। जब भी आपसे पूछा जाएगा विधवा पुनर्विवाह से कौन संबंधित है, आप डीवी कर्वे का नाम लेंगे। इनके समय की महत्वपूर्ण घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड। सैंडलर आयोग में इनकी नियुक्ति आती है। इसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय में जांच हेतु सैंडलर आयोग का गठन किया था और इनके समय में ही रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। ये सवाल इसमें इम्पोर्टेंट है रोलेक्ट एक्ट का। इसे बिना वकील, बिना दलील का जो है काला कानून कहते थे। इसे बिना अपील का, बिना वकील का, बिना दलील का कानून कहते थे। और इसी के विरोध में जो है ये यहाँ पर सभा बुलाई गई थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड वहीं पर हुआ था। जनरल डायर के कहने पर वहाँ पर गोली चलाई गई थी। ये आप ध्यान में रखेंगे। इन्हीं के समय में क्या है, अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई थी 1920 में। और कोई ख़ास सवाल इनसे बनता नहीं है। आगे जो नंबर आता है वो आता है लॉर्ड रीडिंग का। लॉर्ड रीडिंग से क्या सवाल इम्पोर्टेंट है देखते हैं। इनके समय में मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में केरल में। और इनके समय में ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी ताशगंद में। ध्यान रखेंगे, एमएन राय द्वारा। एमएन राय का जो पूरा नाम है वो है मानवेंद्र नाथ। ध्यान रखेंगे। इनके समय में ही काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था, जो चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर अपने साथियों के साथ में जो ट्रेन लूटी थी। सीआर दास की मृत्यु हो गई थी। ये चित्तरंजन दास हैं, ये सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। और महात्मा गांधी के गुरु का क्या नाम था, वो था गोपाल कृष्ण गोखले था। आर्य समाजी नेता श्रद्धानंद की हत्या हो गई थी इनके समय में। और इन्हीं के समय में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के द्वारा हुई थी। इसमें ये सवाल इसमें इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जो नंबर आता है वो आता है लॉर्ड इरविन का। लॉर्ड इरविन का सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जल सेना अधिनियम पारित हुआ था इनके समय में। इनके समय में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था सेंट जॉन्स पैलेस में। एक जो है इन्हीं के समय में जब ये गवर्नर जनरल थे, आप ध्यान रखेंगे 26 जनवरी 1930 में संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। जब हमारा संविधान लागू हुआ था, जब हमने उसे स्वीकार लिया था, जब हमने संविधान को अंगीकार किया था, वो किया था 26 नवंबर 1949 में हमने भारतीय संविधान को अंगीकार कर लिया था। तो हम इसे वहीं पर लागू भी तो कर सकते थे। तो हमने वेट क्यों किया 26 जनवरी का? 26 जनवरी विशेष क्यों थी? तो 26 जनवरी जो विशेष थी वो इसलिए विशेष थी क्योंकि 26 जनवरी को 1930 में हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना चुके थे।
इसीलिए हमने 26 जनवरी का इंतज़ार किया और यहाँ पर हमने 26 जनवरी को ही संविधान अपना लागू किया था। ये आप सवाल इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, आप ध्यान रखेंगे। एक इसमें जो है गांधी इरविन समझौता, ये जो समझौता हुआ था ये 5 मार्च 1931 में हुआ था। और जो भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को जो फांसी थी वो होती 23 मार्च को, ये आप ध्यान रखेंगे, 23 मार्च 1931 में। और गांधी जी का इरविन से समझौता कब हो रहा है? 5 मार्च 1931 में हो रहा है। तो सबको क्या उम्मीद थी कि गांधी जी जो है इनकी फांसी के बारे में, इनकी फांसी को समायाचना कर कर इनकी फांसी जो है रुकवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। गांधी जी ने इनकी कोई भी अर्जी या कोई भी समय याचना वहाँ पर की नहीं थी। तो उन्हें जब फांसी हो गई थी तो इसी क्रम में जो है गांधी जी को बड़ा विरोध का सामना करना पड़ा था और गांधी जी को जो है काले झंडे भी दिखाए थे युवाओं ने। और गांधी जी ने यहाँ पर स्पष्टीकरण भी दिया था, उन्होंने कहा था मैं अहिंसा का साथ बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि मैं जो है हिंसा का साथ बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि मैंने जो है अहिंसा व्रत लिया था। तो इसीलिए जो है उन्होंने उनके बारे में कहा नहीं था, क्योंकि जो है ये कहते थे कि जो हिंसा करते हैं मेरी दृष्टि में वो पहले से ही मर चुके हैं, ऐसा गांधी जी ने वहाँ पर कहा था। ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जो नंबर आता है वो आता है लॉर्ड विलिंगटन का। अब जो नंबर आता है वो आता है लॉर्ड विलिंगटन का। इनके समय की सबसे इम्पोर्टेंट घटना क्या है? वो है पूना पैक्ट, ध्यान रखेंगे। द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो यहीं पर इनके समय में हुआ था। 1935 का जब अधिनियम हुआ तो लॉर्ड विलिंगटन के समय में ही ये लागू हुआ था, ध्यान रखना। और जो है इनके समय में ही चौधरी रहमत अली जो है वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे और उन्होंने यहाँ पर एक शब्द दिया था पाकिस्तान। पाकिस्तान में उन्होंने 5 चीज़ें मांगी थी। पी से पंजाब मांगा, ए से अफ़गान प्रांत मांगा था, के से कश्मीर मांगा, एस से क्या मांगा? एस से सिंध मांगा, तान से बलूचिस्तान मांगा था। ये 5 चीज़ों को मिलाकर इन्होंने पाकिस्तान की अवधारणा को यहाँ पर चला दिया था और आगे जाकर यही भावना इनकी प्रबल हो जाएगी और ये पाकिस्तान को ले ही लेंगे। आगे वो हम देखते हैं। अब नंबर आता है लॉर्ड लिनलिथगो का। इनके समय में प्रथम आम चुनाव हुआ था और यहाँ पर फैजपुर में, बंगाल में पड़ेगा, एक अधिवेशन हुआ था। फैजपुर अधिवेशन को हम याद रखते हैं, ये गाँव में हुआ था और ये गाँव में होने वाला प्रथम अधिवेशन भी है। शरद चंद्र चटर्जी और मोहम्मद इकबाल की मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद इकबाल वही हैं जिन्होंने इनकलाब का नारा दिया था। क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वो इनके समय में आया था। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन जो हुआ था वो इनके समय में ही हो गया था। और विंस्टन चर्चिल जो है, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे 1940 में, वो इनके समय में हुए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन हुआ था वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में हुआ था, वो इन्हीं के समय में हुआ था, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब नंबर आता है लॉर्ड बेवेल का। लॉर्ड बेवेल के समय में क्या हुआ था? शिमला समझौता हुआ था 1945 में, आप ये ध्यान रखेंगे। इनके समय में ही क्या हुआ था? लेबर पार्टी जीत गई थी और क्लीमेंट एटली जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे, ये ध्यान रखेंगे। और ये सवाल इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो कब मनाया था? ये डेट याद रखेंगे आप, 16 अगस्त 1946 में, क्योंकि इन्होंने कहा था हमें पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान से कम में हम कहीं में भी संतुष्ट नहीं है, अगर हमें पाकिस्तान नहीं मिला तो हम प्रत्यक्ष कार्रवाई करेंगे। तो वो इन्होंने जो है की भी थी। और लाहौर में एक बड़ा दंगा हुआ था और उसके तहत ही जब इन्होंने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर भारत का बंटवारा होगा तो मेरी लाश पर होगा, तो तब इन्होंने जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई में किसी की नहीं सुनी थी और ये बंटवारा करने लगे थे। तब वहाँ पर जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने गांधी जी को समझाया था कि अगर शरीर का एक अंग खराब हो जाए तो उसका जहर पूरे शरीर में ना चढ़े, इसीलिए उसे काट कर फेंक देना चाहिए। तो उन्होंने जो है पाकिस्तान को अलग करने का फैसला लिया था और यहाँ से पाकिस्तान जो है अलग हो गया था। अंतरिम सरकार का गठन हुआ और फिर पाकिस्तान की अलग संविधान सभा बनी और उसका जो है अलग ही उसे अलग राष्ट्र घोषित किया गया, मुस्लिम राष्ट्र, ये ध्यान रखेंगे आप। आगे नंबर जो आता है वो लॉर्ड माउंटबेटन का आता है। ये भारत के अंतिम वायसराय है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं, ये ध्यान रखेंगे आप।
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। ये इन्हें बंटवारे का विशेष ज्ञान था, क्योंकि इन्होंने जो है पहले भी आयरलैंड में जो है ऐसा कर चुके थे, या इसीलिए इन्हें भारत में यहाँ पर बुलाया गया था बंटवारे के लिए। बाद में जब ये बंटवारा करके गए, इनकी भी हत्या कर दी गई थी वहीं पर। भारत और पाकिस्तान का इन्होंने विभाजन किया था। आगे बढ़ते हैं। अब जो है लास्ट गवर्नर जनरल जो आते हैं वो आते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल है। इनके बाद जो है गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था, फिर कोई भी गवर्नर जनरल नहीं बने थे। अब आप ध्यान रखेंगे जितने भी गवर्नर जनरल के जो महत्वपूर्ण सवाल थे मैंने आपको कवर करा दिए। अब जो ये PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से जुड़ जाइए और वहाँ से आप ले लीजिए। अगली जो क्लास होगी मेरी वो गवर्नर जनरल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर होगी। तो आशा है आपको समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को थोड़ा शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।